हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है वो कूलम्ब्स लॉ के कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स का लेक्चर है। इसमें हम कूलम्ब्स लॉ के रिलेटेड क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं उनका डिस्कशन करेंगे और बहुत सारे जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट हैं वो हमने कूलम्ब्स लॉ का जो लेक्चर पढ़ा हुआ है पीडीएफ में, आप जाकर वहाँ देखें। उसमें डिटेल में उनकी जो है वो थ्योरेटिकल डिस्कशन किए गए हैं। तो ओके, आप चेक करना स्टार्ट करें। देखिए, ये एक यहाँ पर फिक्स पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ पर ये फिक्स नेगेटिव प्लेट है। इसके बीच में एक हमने थ्रेड से अटैच करके कंडक्टिंग बॉल को जो है वो सस्पेंडेड कर दिया है। ठीक, अब इस कंडक्टिंग बॉल को जो है एक तरफ लाकर इसमें टच कराएं और छोड़ दें। तो देखिए इसके बाद क्या होगा। जब ये कंडक्टिंग बॉल है और जब इसमें टच कराएंगे, ये पॉजिटिव की सीट है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको कंडक्ट कर देगी, यानी कि इस कंडक्टिंग बॉल में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इससे क्या होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा और ये बॉल आपको राइट की तरफ मूव करेगी। जब ये इस प्लेट के पास आएगी तो इसमें नेगेटिव चार्ज है। नेचुरल है कि इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज को चला जाएगा और नेगेटिव इसमें ट्रांसफर होके आ जाएगा। ठीक, यानी कि इसमें जो पॉजिटिव एक्वायर किया होगा इधर से, वो इसको ट्रांसफर कर देगा और टच होने की वजह से नेगेटिव इसमें आ जाएगा। फिर ये रिपल्सन होगा, फिर ये बॉल लेफ्ट को जाएगी। फिर इस तरह से इसका नेगेटिव चार्ज जो इसने लिया होगा वो ये पॉजिटिव सीट को ट्रांसफर कर देगा और इससे पॉजिटिव गेन कर लेगा। फिर ये दोनों में रिपल्सन होगा, ये फिर राइट को जाएगी। इस तरह से ये ऑसिलेट होते होते और ये दोनों जो सीटें हैं आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की, इन दोनों सीटों को ये न्यूट्रलाइज कर देगी। ओके, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन चेक करें। ऑब्जेक्टिव में इसकी थ्योरी को ध्यान रखना अगर दिया हो, ये यहाँ पर आपने कूलम्ब्स लॉ में क्वेश्चन लगाए होंगे। ये लेक्चर जो कूलम्ब्स लॉ को थ्योरी के लेक्चर को सुन चुके हैं जनरली उन्हीं के लिए है ये। तो यहाँ पर ये दो बॉल है पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर चार्ज दिए हुए हैं। इसकी जो दोनों स्ट्रिंग से ये अटैच कर दिए हैं। ठीक, यहाँ पर आपको मालूम है mg इसमें डाउनवर्ड लगेगा। इनमें दोनों में पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से रिपल्सन फोर्स लगेगा राइट को और इसमें यहाँ पर टेंशन लगेगा। ठीक, यहाँ पर ये एंगल हमने टोटल थीटा ले लिया है। आपको बैलेंसिंग इक्वेशन इस कंडीशन में मालूम है, टी यहाँ अगर इसको हम अल्फा लेते हैं तो टी कॉस अल्फा mg को बैलेंस करेगा और टी साइन अल्फा फोर्स को बैलेंस करेगा। ठीक, अब अगर हम इस सिस्टम को ग्रेविटी फ्री में डाल दें, यानी कि ग्रेविटी वहां पर जीरो हो, तो ग्रेविटी फ्री स्पेस में जी जीरो होगा, वहां पर mg जीरो हो जाएगा। उससे क्या होगा, इसमें केवल रिपल्सन फोर्स रह जाएगा और टेंशन। तो रिपल्सन फोर्स की वजह से ये दोनों बॉल सीधी हो जाएंगी, यानी कि स्ट्रेट हो जाएंगी। ऐसी कंडीशन में दोनों जो चार्ज हैं आपके पॉजिटिव, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो लेंथ इनकी 12 होगी। ये जो रिपल्सिव फोर्स दोनों साइड को लग रहा है, टेंशन इसको बैलेंस करेगा और ये जो आपका फोर्स है वो कूलम्ब्स लॉ से दिया जाएगा और वही टेंशन के इक्वल होगा। ठीक, यहाँ पर टेंशन ध्यान रखना, यहाँ पर टेंशन जब हम इस बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो फोर्स रिपल्सन राइट को दिखाएंगे, टेंशन लेफ्ट को दिखाएंगे। और जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हम फोर्स रिपल्सिव को जो है लेफ्ट दिखाएंगे, टेंशन को राइट दिखाएंगे। टेंशन टी और एफ दोनों इक्वल होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और इनके बीच की लेंथ 12 है, उसका स्क्वायर कर दें तो 4L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर मेन पॉइंट ध्यान रखना, थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा और टेंशन रिपल्सिव फोर्स के इक्वल होगा। यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ से आपको फार्मूला मालूम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। इसमें हमने F वर्सेस दो केस में 1/R स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट किया। पहली बात आप अच्छी तरह से ये समझ लें कि ग्राफ प्लॉट करने के लिए जैसे ये y एक्सिस पर F है तो यहाँ पर आप y लिख दिया करें और 1/R स्क्वायर यहाँ x एक्सिस पर है, वहां पर x लिख दें और बाकी कांस्टेंट हो जाएगा। यानी ये ग्राफ y = mx का ग्राफ बनेगा जो कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दें, ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है। फोर्स को हमने ऊपर रिपल्सिव दिखाया है, नीचे अट्रैक्शन दिखाया है। रिपल्सन होने की वजह से यहाँ पर इसका स्लोप भी पॉजिटिव होगा, इसको हमने ऊपर बनाया है। इसका जो स्लोप होगा tan थीटा वो नेचुरल है, Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा जो कि कांस्टेंट होगा, स्मॉल m के इक्वल होगा स्लोप। ठीक, अब सेकंड केस में हमने पहले चार्ज को पॉजिटिव लिया है, दूसरे चार्ज को हमने नेगेटिव लिया है। ठीक, तो नेचुरल है, इसमें अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन की वजह से इसको नीचे दिखाया है, नीचे यहाँ अट्रैक्शन लिख दिया है। और इसका मैग्नीट्यूड पर ध्यान दें, उसका मैग्नीट्यूड 1 और 2 है, इसका मैग्नीट्यूड 2 और 3 है। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो जब भी इसका ग्राफ बनाएं तो इसका एंगल θ2 θ1 से बड़ा बनाएं। ठीक, यानी क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा होगा, यहाँ Q1 डैश इंटू Q2 डैश है। दूसरी बात, ऊपर वाला जो हमने ग्राफ बनाया है ये दोनों पॉजिटिव चार्ज में भी चलेगा और अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो तब भी रिपल्सन होगा। ठीक, यानी कि फोर्स पॉजिटिव आएगा। यहाँ फोर्स नेगेटिव का मीनिंग कूलम्ब्स लॉ में तो माइनस डालते नहीं है, नेगेटिव का मतलब यहाँ अट्रैक्शन से है।
ठीक। अब एक और पॉइंट यहाँ पर चेक करें कि अगर हम पहले वाले केस में, फर्स्ट केस में, अगर हम इसको हम डाइलेक्ट्रिक में फिलअप कर दें पूरा, तो आपको मालूम है कि कूलम्ब्स लॉ के फार्मूला में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो नीचे k आ जाता है, 4 पाई k एप्सिलॉन नॉट। ठीक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू वैक्यूम के लिए 1 होती है और सब में 1 से ज्यादा होती है मेटल में इनफाइनाइट होती है, ध्यान रखना। तो k की वैल्यू यहाँ 1 से ज्यादा होने की वजह से ये क्या होगा कि जो इसका स्लोप है वो कम हो जाएगा। तो अब जो लाइन आप यहाँ पर ड्रा करेंगे उसका जो स्लोप थीटा होगा या एंगल होगा इंक्लिनेशन, यानी कि टेन थीटा, वो टेन थीटा 1 से कम होगा, इससे थीटा से यहाँ पर एंगल कम आएगा। ठीक। तो एफ वर्सेज 1/r² का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अदर ग्राफ हम आगे आपको बताते हैं अभी। हाँ, देखिए जो हमने अभी कूलम्ब्स लॉ का ग्राफ बनाया है उसमें हम सभी ग्राफ यहाँ पर चेक करेंगे। देखिए कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला आपको ये मालूम है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। जैसे आपको यहाँ पर F वर्सेस r² ग्राफ प्लॉट करना हो तो इसका रूल ये है कि आप फोर्स की जगह y पुटअप कर लें और r² की जगह x पुटअप कर दें। तो ये एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बनेगा। कोऑर्डिनेट में ये ग्राफ 3 4 है, ये मालूम होने चाहिए। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स का 4th लेक्चर देखें, उसमें ग्राफ को बनाना सिखाया गया है। तो एफ वर्सेस r² का ये ग्राफ प्लॉट हो गया। अब अगर मान लीजिए आपको एफ वर्सेस आर ग्राफ प्लॉट करना है तो फोर्स F की जगह y लिखें और R की जगह x लिखें, तो यहाँ x² हो जाएगा। इसका मतलब ये x² y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, अदर पैरामीटर को कॉन्स्टेंट k लिख दिया है। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनता है x² y का, वो इसी की तरह बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के इनवर्सली प्रोपोर्शनल की तरह। यहाँ पर जो है इनमें दोनों में स्लोप का फर्क रहता है। अब अगर मान लीजिए आपको F वर्सेस 1/r² प्लॉट करना है तो F की जगह y पुटअप करें, 1/r² की जगह x पुटअप करें, तो ये y इज इक्वल टू kx हो गया। ये नेचुरल है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये ग्राफ यहाँ पर प्लॉट कर दें और स्लोप आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसका स्लोप जो है वो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट देगा यहाँ पर। ठीक। इसी तरह से अगर आपको मान लीजिए प्लॉट करना है ग्राफ F वर्सेस 1/r, तो फोर्स की जगह y पुटअप किया और 1/r की जगह जब x लिखेंगे तो यहाँ x² आएगा। ये आपका y इज इक्वल टू kx² बना। ये ग्राफ पैराबोला का बनेगा। इसमें जिसमें स्क्वायर नहीं होता है उसकी सिमेट्री होती है, यानी कि y पर स्क्वायर नहीं है तो इसको सिमेट्री बनाते हुए ग्राफ प्लॉट कर दें। ये ग्राफ इस तरफ नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसके मतलब पैराबोला का हाफ पार्ट बनेगा। ठीक। यहाँ पर देखिए हमने ये एक कंडक्टिंग सेल ली है 1 2 3। ठीक। अंदर से ये सभी हॉलो है, केवल ये शेल है और इसमें हमने डिफरेंट चार्ज जो है वो दे दिए हैं। सेंटर पर हमने लिख दिया है कि सेंटर पर 2q चार्ज है, सेल A को चार्ज q दे दिया है, सेल B को -3q दे दिया है और C को 5q। तो इनकी डिफरेंट लेयर पर चार्ज निकालना सीखें और अगर कोई और क्वेश्चन आता है और उसमें डिफरेंट ऐसे चार्ज दिए हैं तो आप उनको जो है वो निकाल सकते हैं इस मेथड से। देखिए अगर सेंटर पर चार्ज रखा हुआ है और ये कंडक्टिंग सेल है तो इसके सामने -2q चार्ज जितना सेंटर पर है उसका अपोजिट चार्ज यहाँ जरूर इंड्यूस होगा और वो निगेटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव होगा, अगर सेंटर पर निगेटिव है तो सामने पॉजिटिव होगा। तो आपने जो ये चार्ज यहाँ पर जो इंड्यूस करा दिया, ये बाहर की लेयर से अंदर चार्ज आएगा। इसका मतलब ये -2q चार्ज बाहर की लेयर से आएगा तो इसके जो है वहां पर +2q बनेगा और आपने सेल A को q चार्ज दे रखा है, सप्लाई कर रखा है, तो इसका मतलब है 2q जो इंड्यूस होके अंदर की लेयर पर गया है और q आपने दिया है, मिलाकर 3q चार्ज बाहर की लेयर पर होगा। ठीक। अब हमेशा अंदर ध्यान रखना इस सिस्टम में कि अगर बाहर 3q चार्ज है तो इसके सामने -3q चार्ज जरूर इंड्यूस होगा। यहाँ पर हमेशा इक्वल और अपोजिट चार्ज होंगे। अब ये -3q चार्ज बाहर की लेयर से अंदर आना चाहिए, लेकिन आपने B को -3q चार्ज सप्लाई कर दिया है तो इसका मतलब वही चार्ज जो आपने सप्लाई किया है वो अंदर की तरफ आ गया, क्योंकि इस सेल पर जो नेट सप्लाई है B पर, वो नेट सप्लाई -3q है। इसलिए दोनों चार्ज का जब सम करेंगे बाहर और अंदर की लेयर का तो वो हमेशा -3q होना चाहिए। इसका मतलब अंदर की लेयर पर -3q होगा, बाहर की लेयर पर कोई चार्ज नहीं होगा। और बाहर जब कोई चार्ज नहीं है तो सामने भी नहीं इंड्यूस होगा चार्ज। इसका
इसका मतलब जो C पर चार्ज है वो आपने 5Q दिया है, तो ये सारा का सारा चार्ज बाहर की लेयर पर रहेगा। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें कि अगर सेंटर पर चार्ज है तो अपोजिट इंड्यूस करा दें। दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान रखें कि बाहर की लेयर किसी भी सेल की होगी और सामने वाले जो अंदर की लेयर होगी उसमें इक्वल और अपोजिट चार्ज होगा। तीसरा पॉइंट ध्यान रखें कि किसी सेल को अगर आप कोई चार्ज सप्लाई करते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, सप्लाई अगर करते हैं तो जो टोटल चार्ज सम होगा बाहर की अंदर की दोनों को मिलाकर वो जो आपने सप्लाई किया है उसके इक्वल होगा। ये 3 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप डिफरेंट लेयर पर चार्ज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस किया गया है कि अगर दो सेम चार्ज की बॉडी हैं तो उनमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो आपस में अट्रैक्ट करें। जैसे एक बॉडी हमने ये ले ली है, दूसरी ये, दोनों कंडक्टिंग है, इसमें चार्ज हमने Q1 एज्यूम किया है, इसमें चार्ज हमने Q2 एज्यूम किया है और Q1 जो है वो ग्रेटर देन Q2 लिया है। ठीक, तो कंडक्टिंग है। अब बी बॉडी को पास में लाइए। जब पास में लाएंगे तो कंडक्टिंग होने की वजह से इसमें हैवी पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, ये बी बॉडी के निगेटिव चार्ज को इंड्यूस करके इस कॉर्नर पर ले आएगा। ठीक, और इसमें हमने एज्यूम कर लिया कि -3Q चार्ज इसने इंड्यूस करके यहाँ ले आया, तो यहाँ पर जो सामने चार्ज होगा वो इसके एवज में +Q3 आएगा और Q2 आपने पहले से दे रखा है, इसलिए इसमें टोटल चार्ज Q2 + Q3 इस बाहर की आउटर की लेयर पर होगा, यानी दूसरे कॉर्नर पर होगा। अब ध्यान दें, Q1 और Q3 के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, इसको F1 ले लिया है, और यहाँ पर जो आपका Q1 और Q2 + Q3 के बीच में जो यहाँ पर ये चार्ज है, इस चार्ज को हमने यहाँ पर पॉजिटिव है, इसमें रिपल्सिव फोर्स को F2 ले लिया है। नेचुरल है कि जो F2 फोर्स है यानी जो रिपल्सिव फोर्स है इसके लिए डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन के लिए डिस्टेंस कम है, तो यहाँ ये पॉसिबिलिटी में भी हो सकती है कि F1 जो फोर्स है यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से बहुत ज़्यादा हो। तो ऐसी कंडीशन में दो सेम चार्ज की बॉडी के बीच में अट्रैक्शन पॉसिबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखना जो है। हाँ, इस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन आप चेक करें, यहाँ जो कूलम्स लॉ का फार्मूला है उसमें हम ग्राफ प्लॉट करना है log F वर्सेस log R का, और उसमें स्लोप की वैल्यू बतानी है। तो जो कूलम्स लॉ का फार्मूला यहाँ पर लिखें K(Q1Q2)/R², और दोनों साइड का log ले लें क्योंकि हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है वो log में करना है। तो यहाँ पर अगर इस साइड आप देखेंगे तो log F हो गया, log A/B होता है log A माइनस log B। ठीक, तो जो डिनोमिनेटर में है वो यहाँ क्वांटिटी माइनस में आ जाएगी, और ये R⁻², है, ये 2 आपके यहाँ पर आ जाते हैं, मल्टीप्लाई में फार्मूला है, तो ये फार्मूला आपका ये बन गई इक्वेशन। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखें, हमें ये जो ग्राफ प्लॉट करना है इसमें y एक्सिस पर log F है, तो log F की जगह y लिख लें। x एक्सिस पर log R है, तो log R की जगह x पुटअप कर दें, बाकी ये स्लोप हो गया, क्योंकि वेरिएबल y और x हैं, तो y = -mx+c, ये इक्वेशन तैयार हो गई। ये नेचुरल है, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है, या इसका स्लोप नेगेटिव होगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, तो हमने ये स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर लिया। यहाँ पर इसका O से A तक इंटरसेप्ट है। नेचुरल है कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो -2 के इक्वल होगा, स्लोप नेगेटिव भी है, और इंटरसेप्ट जो है वो ये होगा log K Q1Q2। ठीक, इसी तरह से ध्यान रखना, अगर कूलम्स लॉ कभी कोई न्यूमेरिकल CGS सिस्टम में आता है तो CGS सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट है वो डायन होती है, चार्ज की जो यूनिट है वो स्ट्रेट कूलम्ब होती है, लेक्चर में भी हमने इसको क्लियर किया है, और जो डिस्टेंस की यूनिट है वो नेचुरल है, सेंटीमीटर में होगी। ऐसी कंडीशन में जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4πε0, वो वैल्यू 1 होती है, इसलिए 1/4πε0 की जगह 1 पुटअप कर दें। ठीक, आप इस एग्जाम्पल से इसको समझ लें कि 2 सिमिलर चार्जेज है रिपेल ईच अदर विद फोर्स 0.1 ग्राम फोर्स when placed 3 centimeter in air, find the magnitude of charge। तो कूलम्स लॉ का जब फार्मूला लिखें CGS सिस्टम में चेक कर लेना सभी चीज, तो 1/4πε0 को ना लिखें, उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक, अब फोर्स को जो ग्राम फोर्स दिया है, नेचुरल है ये CGS में है, तो इसको आप डायन में चेंज करें। 1 ग्राम फोर्स या तो 980 डायन लें, या ऑब्जेक्टिव देखकर जैसा वर्क हो, या 1000 भी ले सकते हैं आप डायन। हमने यहाँ 1000 लिया है इजी बनाने के लिए, तो फोर्स आपका जो है वो 100 डायन आ गया। यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें फोर्स की, डिस्टेंस जो है वो 3 सेंटीमीटर है, यहाँ 3 सेंटीमीटर डालें, तो जो चार्ज है वो रूट लेकर 30 स्ट्रेट कूलम्ब आ गया।
ठीक। 1 कूलम जो है वो 3 × 10⁻⁹ स्ट्रेट कूलम होता है, ये आप लर्न भी रखें। ठीक। एक यहाँ पर और देखें क्वेश्चन जरा कॉन्सेप्चुअल, ये 3 चार्ज हैं प्लस क्यू तीनों, और ये रखे हुए हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल पर। ट्रायंगल की जो साइड है वो ए है। इसके अगर सेंट्राइड पर देखें, यहाँ पर हमने कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया है, तो ध्यान से देखें, ये तीनों चार्ज पॉजिटिव हैं और सेंटर पर जो कैपिटल क्यू चार्ज रखा है वो भी पॉजिटिव है। तो ये सी भी रिपेल करेगा, ए भी इसको रिपेल करेगा, बी पर जो चार्ज है वो भी रिपेल करेगा। सेंट्राइड पर जब इस तरह से मिलाएंगे तो ये जो तीनों फोर्स हैं, ये तीनों फोर्स इक्वल होंगे। हमने यहाँ लिखा जरूर है एफ ए एफ बी एफ सी, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल होगी सबकी और इनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। तो ऐसे में ये जो तीनों आपके बन रहे हैं वेक्टर, ये 120 डिग्री पर हैं, तीनों वेक्टर इक्वल हैं। और आपको वेक्टर से मालूम होगा जब 3 वेक्टर 120 डिग्री पर होते हैं इक्वल, तो उनका जो नेट रिजल्टेंट है वो 0 होता है। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसके इक्वल अपोजिट आएगा, इन दोनों को निकालेंगे तो इसके इक्वल और अपोजिट आएगा। आपस में तीनों 120 डिग्री पर हैं, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, नेट फोर्स यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ध्यान रखना कि सेंट्राइड पर अगर कोई चार्ज रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स 0 हो। हाँ, हमने बहुत सारी जो आपको कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं वो कूलम्स लॉ का जो हमने लेक्चर डाला है तो उसमें हमने डिस्कस कर रखी हैं। हमने कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो हम आपको यहाँ पर अभी रिपीट कर रहे हैं कुछ पॉइंट्स को। आप जिनको ठीक से नहीं मालूम है वो लेक्चर को देखें। देखिए, जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो चार्ज करने के 3 मेथड हैं, फ्रिक्शन है, कंडक्शन है और इंडक्शन है। ठीक है, फ्रिक्शन रबिंग करके, कंडक्शन डायरेक्ट टच करके और इंडक्शन दूर से जो है वो बॉडी को चार्ज करते हैं। ठीक, तो इंडक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। चार्ज की प्रॉपर्टीज आपको लिखा दी गई है वहाँ पर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। ये प्रॉपर्टी आप बोर्ड के लिए ध्यान रखना है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में आइसोलेटेड सिस्टम पर ध्यान रखना कि आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है टोटल वो कंजर्व रहता है। उसके एग्जाम्पल में आपको पेयर प्रोडक्शन और इनहेलेशन ऑफ मैटर का ही एग्जाम्पल देना है, जो कि हमने वहाँ पर लेक्चर में दिया है। चार्ज आपको मालूम है स्केलर है, ट्रांसफरेबल है, एसोसिएटेड विद मास है, स्पीड से इनवेरिएंट है, स्पीड बदलने पर चार्ज नहीं बदलता है। दूसरा, स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मूविंग चार्ज अगर है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। और एक्सीलरेटेड अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इमिशन भी करता है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, लेकिन अगर कोई बॉडी चार्ज्ड है और न्यूट्रल है तो तब भी इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूट्रल में यहाँ पर ये नेगेटिव इंड्यूस कर लेगा, इस तरफ पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव का अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव दूर है, इसका इफेक्ट कम होगा, यानी ओवरऑल अट्रैक्शन होगा। इसीलिए बोलते हैं कि ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्सन नॉट अट्रैक्शन। अट्रैक्शन से पता नहीं चलता है कि बॉडी दूसरी चार्ज्ड है या न्यूट्रल है। जब आप किसी बॉडी को चार्ज देते हैं तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। जहां पर कॉर्नर होते हैं वहां पर चार्ज ज़्यादा होता है, यानी कि सिग्मा आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फार्मूला आपको लिखा रखा है, इसका लाइटनिंग कंडक्टर में यूज है। जो इंड्यूस चार्ज है उसका फार्मूला क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 ओवर के है। के यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। सीजीएस यूनिट आपको लिखा रखी है, अभी इसका यूज भी आपने किया था। तो सीजीएस यूनिट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट दो होती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में जो है वो 1 जो आपका कूलम है वो 3 × 10⁹ ESU ऑफ चार्ज होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज इन जनरल जो है वो डिवाइड नहीं होता है, लेकिन कुछ सर्टन एक्सपेरिमेंट से जो है उनको डिवाइड करके देखा गया है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्वार्क से मिलकर बने हैं। इलेक्ट्रॉन अभी तक डिवाइड नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो डिवाइड, जिनको हम क्वार्क कहते हैं। क्वार्क के बारे में आप लेक्चर में देखें। ठीक है, कूलम्स लॉ जो आपका फार्मूला है वो केवल मैग्नीट्यूड देता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ध्यान रखना, जैसे जैसे कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। सभी मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इनफाइनाइट है। ठीक, और एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। जो के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। उसकी कोई यूनिट नहीं है और कोई भी डायमेंशन नहीं है। ठीक है,
अगर कभी लोअर लिमिट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा जाए तो उसमें डिस्टेंस को 1 मीटर ले लें और लोअर लिमिट में चार्ज को मिनिमम चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का यूज कर लें, ठीक है ना। और ध्यान रहे कि जो के है आपका, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो नेचर मीडियम के जो नेचर है उस पर डिपेंड करता है, ठीक। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फार्मूले एक हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में इनके रेशियो को आप लर्न करें। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है। कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में लिखना सीखना है। कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए एक तो उसका जो इम्पोर्टेंस है कि वो न्यूटन थर्ड लॉ को वेरीफाई करता है और फोर्स सेंटर टू सेंटर एक्ट करता है। 2 पॉइंट लिखने हैं बोर्ड में, सेंटर टू सेंटर एक्ट करता है, इसका मतलब सेंट्रल फोर्स है या कंजर्वेटिव है, ठीक है ना। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ध्यान रखें, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको तीसरा चार्ज रखने पर अफेक्टेड नहीं होता है। अगर आप तीसरा चार्ज रखते हैं और नेट फोर्स निकालना है तो उनका वेक्टर सम करिए, ठीक। इसके अलावा हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपको लिखा रखी हैं, अच्छी तरह से ये ध्यान रखें कि इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर जो है वो इक्विलिब्रियम तो हो सकता है लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम में कोई भी सिस्टम नहीं होता है, ठीक। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपने देखा होगा, इक्विलिब्रियम का लेक्चर देखें कूलम्स लॉ में, कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अब आप डिस्टर्ब कराते हैं तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है। और जहाँ जहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम है वहाँ ध्यान रखना, वहाँ टाइम पीरियड के फार्मूले जो हैं वो ड्राइव करने के लिए आते हैं, ठीक है ना। तो अधिक जो ज़्यादा कॉन्सेप्ट है उसके लिए आप सीधे सीधे वीडियो को चेक करें। बाकी हमने जो वहाँ पर रह गए थे कुछ पॉइंट्स उनको यहाँ डिस्कस करा दिया है। ओके स्टूडेंट, हम नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के जो लेक्चर है उसमें कॉन्सेप्चुअल पॉइंट में मिलते हैं। ओके।